बेटा, गुड मॉर्निंग एंड होप यू विल बी फाइन। बाय द वे, गुड आफ्टरनून। अभी लाइट कट गई थी, अभी जस्ट आया है। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। लाइट कट गई थी। करंट अफेयर्स 26 एंड 27 28 देखते हैं कहाँ तक हो जाता है। जुलाई 26 27 28 जुलाई के दरमियान देखें, हम बात करें तो देखिए क्या क्या है। 26 जुलाई को हम लोग कारगिल विक्ट्री डे मनाते हैं। एज यू नो दैट कारगिल विक्ट्री डे 26 जुलाई 1999। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्रीलंका के साथ समझौता करके श्रीलंका को 40 करोड़ डॉलर तक की मुद्रा की अदला बदली की सुविधा दिया है, जो नवंबर 2022 तक के लिए है। वैसे श्रीलंका का डिमांड था, रिक्वेस्ट था कि हमें 1.1 अरब डॉलर तक के लिए किया जाए। क्या मतलब समझिए। श्रीलंका हमारा एक अच्छा पड़ोसी राष्ट्र है, पड़ोसी देश है, और श्रीलंका के साथ हमारे सदैव सांस्कृतिक संबंध भी जुड़े रहे हैं। सांस्कृतिक राजनीतिक संबंध सदियों से रहा है। 2000 साल का इतिहास है। राम और सीता और रावण का संदर्भ देखें तो लगभग 5000 वर्षों का इतिहास है। श्रीलंका चीन के पाले में जाता दिखा था, लेकिन समय के साथ अब वो कांस्टेंट हो गया है और बहुत जल्दी फिर भारत के पक्ष में बात करने लगा है। श्रीलंका के अपने जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं उसमें जो उन्हें डॉलर की जरूरत पड़ती है, तो श्रीलंका में डॉलर की कमी की वजह से उसका इंपोर्ट कभी कभी क्या होता है, कम पड़ जाता है, जरूरतें नहीं पूरी हो जाती। और सब आदमी डॉलर बराबर कमा ले, इतनी जरूरत को देखें तो सबके पास नहीं होता। तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अच्छा काम किया कि श्रीलंका के जो फेडरल बैंक है उसके साथ एग्रीमेंट साइन करके उसके रिक्वेस्ट को देखते हुए श्रीलंका जब चाहे, एज ए गवर्नमेंट श्रीलंका जब चाहे रिजर्व बैंक से 40,000 करोड़ रुपए तक, याद रखिए 40,000, हाँ 40,000 करोड़ रुपए तक के, 40,000 करोड़ नहीं, 40 करोड़ रुपए तक के, हाँ 40 करोड़, हाँ ठीक है, क्योंकि 41 अरब मांगा था। 40 करोड़ रुपए तक के वह विदेशी मुद्रा भारत से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि आरबीआई तो विदेशी मुद्रा खरीद के रखती है, डॉलर यूरो। और अगर श्रीलंका को जरूरत पड़े, उसके पास नहीं हो, कुछ कोई चीज मंगानी है तो वो उस संदर्भ में जब भारत से कुछ मंगाना चाहता है या फॉरेन से, अब पाकिस्तान से कुछ मंगाने के लिए ये डॉलर तो देगा नहीं, नेपाल से मंगाने के लिए डॉलर देगा नहीं, पर अमेरिका सब जैसे देशों के लिए, लेकिन खास करके ये भारत से ही तो मुद्रा की दिक्कत हो तो 40 करोड़ रुपए तक की विदेशी मुद्रा डॉलर वो ले सकता है। डॉलर, अमेरिकन डॉलर की बात। वैसे उसका डिमांड कितना था कि 1 अरब प्लस का दिया जाए, अभी 40 का, और ये नवंबर 2022 तक वैलिड रहेगी। ठीक है, चलिए अब आइए। लाइट कट रही है बार बार, उसकी वजह से ये हो रहा है समस्या। पर चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू रखते हैं बेटा, ठीक है। चलिए बात को समझिए बेटा। जैसा मैं कह रहा हूं, जीईएम, फिर लाइट आ गई। जीईएम इसका मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस। ये एक पोर्टल है भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय का, जिसके तहत मंत्रालयों के खरीद हेतु पारदर्शी व्यवस्था अपनाए। देखिए, बीजेपी आई तो एक डिजिटल क्रांति के तहत एक काम और की, किसी भी मिनिस्ट्री का कोई भी चीज खरीदी जाती है, खरीदी जाती है, कोई भी चीज है,
तो खरीदने के लिए जो ऑक्शंस है, जो टेंडर है, वह बिल्कुल ई पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे डाल दे और सभी लोग उसे देखें और जिसे सप्लाई करना हो वो अपना रजिस्टर्ड करवाए, अपने ऑक्शंस में आए, ये सब चीजें। इस ख्याल से जीईएम, गवर्नमेंट ई पोर्टल, ठीक है, तो ये है एक चीज याद रखिएगा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस नाम का एक पोर्टल है जो वाणिज्य मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है, जिसके तहत किसी भी मिनिस्ट्री की खरीद फरोख्त कुछ भी होती है तो इसी पोर्टल के थ्रू किया जाएगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, करप्शन लेस सोसाइटी बनाने में मदद मिलेगी। इससे ज्यादा नहीं। जीईएम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस, इट्स ए इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। इंडियन बैंक ने किसानों हेतु गोल्ड लोन सस्ता किया, 70% नाउ गोल्ड की वैल्यू के बराबर लोन ले सकते हैं। देखिए, जैसे ही इंडियन बैंक ने किया, उसके एक सप्ताह के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 या 7 अगस्त को यह कहा कि ड्यू टू कोरोना कोई भी व्यक्ति सरकारी बैंक में लोन गोल्ड जमा करके उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। अब गोल्ड के कुल अमाउंट वैल्यू जो है उसके 90% तक उन्हें लोन अमाउंट मिल जाएगा। अगर किसी के पास 20 ग्राम यानी 2 भरी गोल्ड है और उसे रखने जाता है, उसकी शुद्धता का पैमाना जांच करके 1 लाख रुपए की उसकी वैल्यू लग गई, 50,000 भरी के हिसाब से 1 लाख, तो 1 लाख यानी उसका 90%, 90,000 रुपए वो लोन ले सकता है। ये मतलब निकल गया है, 90,000 लोन ले सकता है, ठीक है। लेकिन ये कब तक? 31 मार्च 2021 तक के लिए। उसके बाद ये स्कीम नहीं रहेगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, 75% तक ही आपको मिलेगा वैल्यू का। ये चीज है। अब आइए आरआईएल, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अब विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी बन गई। एज ए ऑयल पेट्रोलियम कंपनी, इट्स बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर अरामको। तो अरामको या अरामाको भी कह देते हैं, जो सऊदी अरब की एक पेट्रोलियम कंपनी है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है। सेकेंड नंबर पे अब क्या आ गया? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का रिलायंस पेट्रोलियम आ गया, ये मतलब है। तीसरे नंबर पर एक्सॉन मोबिल, ब्रिटिश पेट्रोलियम, ये सब बाद में। अब एक्सॉन मोबिल अमेरिका की है और ब्रिटिश पेट्रोलियम ब्रिटेन की है। अब किसके आधार पर? तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर। अब आइए अगला है, प्रेजेंटली मुकेश अंबानी बिकम 5th रिचेस्ट इन द वर्ल्ड मार्केट कैपिटल्स के आधार पर, और ऐसा सिंगल एशियन है जो टॉप 10 में है। मानना पड़ेगा कि टॉप 10 के जो रिचेस्ट हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर, वह फिलहाल एशिया से टॉप 10 में एक ही हैं एशियन, जिनका नाम है मुकेश अंबानी, जो भारत के, और वो 5th पोजीशन पे है। नेक्स्ट, एनएचपीसी, नेशनल, ठीक है, हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, सोलर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर प्लांट इन ओडिशा, 500 मेगावाट, 4 टाइम लार्जर देन द चाइनाज अनहुई प्रोविंस, 38% चीपर भी। समझिए, हमारे नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, जो भारत सरकार का एक एंटरप्राइजेज है, जो हाइड्रो एनर्जी में काम करता है, हाइड्रो पावर प्लांट लगाता है। चूंकि अभी इसने सोलर पावर प्लांट एक लॉन्च किया है जो ओडिशा के तट पे है, 500 मेगावाट का है और हाइड्रो पे ही है, फ्लोट कर रहा है पानी पर, लेकिन है सोलर पावर प्लांट और 500 मेगावाट का है। और ये सोलर पावर प्लांट जो है चाइना के अनहुई सोलर पावर प्लांट से कई गुना बड़ा है और चीप भी है, यानी उससे सस्ता भी पड़ा है, 38% चीपर देन। तो टेक्नोलॉजी भी हमारी बढ़ रही है और उत्साह भी कम नहीं हो रहा है, और इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग में हम पूरी मदद कर रहे हैं कम करने में। अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 21 जुलाई 2020 के आदेश के अनुसार अब जो है नेशनल हाईवे के निर्माण में प्राकृतिक पदार्थों के स्थान पर अधिक से अधिक कृत्रिम पदार्थों का इस्तेमाल किया जाएगा। एक्चुअली जब सड़कें बनती हैं तो मोस्टली कंक्रीट की सड़कें, और कंक्रीट में क्या है? चिप्स है, तब ना उसमें सीमेंट मिलाते हैं। उससे पहले
कोलतार में कंक्रीट मिलाते थे, जो पहाड़ों को काट करके पत्थर आते, और कई पहाड़ को हमने मैदान बना दिया। और पहाड़ कई काम करते हैं, यानी बादलों को रोक के बारिश करता है, कितने सारे भूस्खलन को रोक करके, फ्लड को रोक करके। इसके अलावा पेड़ पौधे, जंगल झाड़, हैबिटेट, बहुत सारे इकोलॉजी डैमेज हो जाता है। और इन सब से होता क्या है आप भी जानते हैं, माइनिंग्स इलीगल हो जाता है फिर वहां पर। इसके अलावे और क्या होता है, तो जिस तरह से हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे प्रदूषण फैलते हैं उसकी क्रशिंग मशीन के लिए। तो अब भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह कहा कि हमारी कोशिश हो जो ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं, जो वेस्टेज हैं, उसका भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है सड़क बनाने में, और मजबूत सड़क बनाने तो ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे प्लास्टिक मटेरियल्स हैं, जूट मटेरियल्स हैं, इसके अलावा और क्या, तो और मटेरियल ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे मकान, सरकारी मकान टूटते हैं, कई बिल्डिंग्स डैमेज होती हैं। इन सब का कचरा कहाँ रखा जाए, इतने ईंट पत्थर गिट बालू ये सब होंगे जो मटेरियल्स हैं, बिल्डिंग मटेरियल कितने मकान डैमेज होते हैं, इन सब का। और प्राइवेटली लोग करते हैं पुराने मकान तोड़ के नए मकान बनाते हैं। तो इन सब का मलबा से सड़क बनाया जाए, ये कहा। फिर जरूरत पड़े तो फिर पहाड़ तोड़ा जाए, कंक्रीट लाया जाए, लेकिन जनरली इन सब का इस्तेमाल हो। तो हर 50 किलोमीटर में एक सेंटर पॉइंट बना दे, एक जगह दे दे जहां पर ये मलबे को जमा किया जाए, और उस एरिया में जब भी कोई रोड डैमेज होता है या नया रोड बनता है, इन मटेरियल का उसमें इस्तेमाल किया जाए। बड़ा अच्छा सोच, आई लाइक इट। तो बालू, रोड़ी, बजरी, मिट्टी, पत्थर की जगह स्लग्स, राख, प्लास्टिक्स, जूट, ठीक है, कोलतार का तथा भवनों के मलबों का प्रयोग किया जाए। देखते इतने सारे थर्मल पावर हैं, इतने सारे मशीनरीज हैं, इतने सारे ईंधन निकलते हैं जल करके राख के रूप में, ये सब वेस्टेज जाता है, जल के प्रदूषण को बढ़ाता है, मिट्टी खराब करता है। इन सब को सड़क बनाओ, बिल्कुल सही है। ऊपर से एक अलग फिनिशिंग कर दो, बात खत्म। अच्छा है। अब है हरियाणा स्पोर्ट्स खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 फोर्थ सेशन गोइंग टू हेल्ड एट पंचकुला हरियाणा नियर अबाउट सितंबर टू दिसंबर 2021। यानी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का खेलो इंडिया जो एक गेम है, प्रोग्राम है, गेम है, जो हर वर्ष खेला जाता है, और इस बार चौथा, तीसरा होना था नहीं हुआ, पर इस बार जो चौथा होगा वह 2021 में होगा, और इस बार इसे मेजबान के तौर पे हरियाणा को मिला है। और हरियाणा इस खेलो इंडिया गेम 2021 चौथे एडिशन का जो हेल्ड करेगी, आयोजन वह करेगी पंचकुला हरियाणा में। और ये जनरली कहा गया कि समर वेकेशन के बाद होगा, तो मान के चलिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कभी भी होगा। कब? अगले साल, चौथा एडिशन खेलो इंडिया, मेजबान हरियाणा, खेल कहां होगा? पंचकुला। यही सवाल होगा। अब आइए, अब हमारे पास अगला है 27 जुलाई की बात करें तो 26 जुलाई को हटा दीजिए, अब 27 जुलाई पर आ जाइए। डेथ की बात करते हैं। हॉलीवुड का एक एक्टर था जॉन सैक्सन, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। हॉलीवुड बोले तो यूएसए, वेस्टर्न वर्ल्ड, या इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका। तो हॉलीवुड स्टार या एक्टर जॉन सैक्सन एट द एज ऑफ 83 passed away. His starring film was Bruce Lee, Enter the Dragon, Nightmare on Elm Street. तो ब्रूस ली, इंटर द ड्रैगन, दो इंपॉर्टेंट फिल्म है जहां पे वो एक्टर का रोल पूरा किया। तीसरी बात, फिर एक डेथ हुआ हॉलीवुड एक्ट्रेस, एक हीरोइन का, अभिनेत्री का, जिसका नाम है ओलिविया डे हैविलैंड। ओलिविया डे हैविलैंड 104 वर्ष की उम्र में डेथ की है। 1916 की पैदाइश, 2020 में डेथ की है। शी कंसिडर्ड द लास्ट सर्वाइविंग एक्टर्स ऑफ द गोल्डन एज ऑफ हॉलीवुड। हॉलीवुड के गोल्डन एज की सर्वाइविंग जो आखिरी हीरोइन थी वो डेथ कर गई, ओलिविया डे हैविलैंड। स्टारिंग गॉन विद द विंड
टू ईच हिज ऑन द हाई रेस, ये सब उसकी मूवी है, तो ये याद रखिएगा। दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओलिविया ज्यादा महत्व रखती है। अब अगले पर आइए। 26 जुलाई 2020 को 67th मन की बात की थी। किसने? मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर। ऑल इंडिया रेडियो पर मंथली प्रोग्राम होता है जो आखिरी संडे को होता है, और वो मन की बात के नाम से जाना जाता है। 2014 से इन्होंने शुरुआत करी थी और ये इतने पे आ गए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो 2013 में सेटअप हुआ, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसके प्रथम चेयरमैन जस्टिस स्वतंत्र कुमार थे, और जो सेकंड चेयरमैन है एट प्रेजेंट, उन्होंने जो है, जो दिनेश गोयल हैं, ठीक है, उन्होंने कहा क्या, सुनिएगा। हेडक्वार्टर, ठीक है। फाइंड ऑन पानीपत रिफाइनरी 25 करोड़ रुपीस फॉर पॉल्यूशन मेजर्स फेल्यूर। एनजीटी ने अभी हरियाणा में पानीपत स्थित भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी, जो भारत सरकार का है, पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स को नहीं अप्लाई करने की वजह से उस पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, ये याद रखिए। अब आगे आइए। अब देखते हैं एक खलीज टाइम्स है, जो अबू धाबी से निकलता है, यूए की मैगजीन है, और अल जजीरा जो टेलीविजन चैनल है वो कतर का है। तो अल जजीरा टेलीविजन चैनल कतर का है, रशियन टीवी आरटी करके जो लिखा आता है वो रूस का है, ठीक है। और खलीज टाइम्स ये जो है आपका अबू धाबी यूएई का है, और ग्लोबल टाइम्स चाइना का मैगजीन्स का टेलीविजन न्यूज है। अब बात करते हैं बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो भारत सरकार का एक एंटरप्राइजेस है पेट्रोलियम रिलेटेड। उसने अपने स्टाफ के रिटायरमेंट के लिए एक सॉवरेन प्लान दे दिया, जिसका नाम है वीआरएस, वॉलंटरी रिटायर्ड स्कीम, के तहत कोई भी चाहे तो रिटायरमेंट ले सकता है, क्योंकि अब इसे प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है। अब आइए, वंदे भारत मिशन फिफ्थ स्टेज विल गोइंग टू स्टार्ट ऑन 1 अगस्त। तो याद रखिएगा, 1 अगस्त से वंदे भारत फिफ्थ स्टेज चल रहा है। और इसी स्टेज में हम देखें तो एक प्लेन क्रैश करीपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोझिकोड कालीकट में हुआ था। गोरखपुर में कई रिवर्स हैं, बेसिकली नाम आता है राप्ती, लेकिन रोहिणी भी है, गौरव भी है, ठीक है, गौरा, और सरजू भी है, लेकिन राप्ती का नाम ज्यादा आएगा। 26 जुलाई 2014 को, ठीक है, माई गॉफ्ट एक पोर्टल शुरू हुआ था, जो 6th फाउंडेशन ईयर मना रहा है। माई गॉफ्ट पोर्टल का मतलब ये है कि भारत सरकार के साथ मोदी जी के आगमन से एक माई गॉफ्ट यानी मेरा सरकार गवर्नमेंट पोर्टल लागू किया, जिस पर आप जा करके भारत सरकार के तमाम न्यूज़ वगैरह, लोकेशंस, प्रोग्राम्स देख सकते हैं, रिएक्ट करना चाहें रिएक्ट कर सकते हैं। अब आइए 26 जुलाई 2014 के समय, अब है थाइलेट, एक केमिकल है यूज टू फ्लेक्सिबल टू प्लास्टिक्स मेड ट्वाइस दैट इज बैड फॉर लिवर। मैंने कहा थाइलेट नाम का एक रसायन है जिसका इस्तेमाल प्लास्टिक के खिलौनों को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए होता है, थाइलेट्स का, ये ध्यान रखिएगा, जिससे लीवर की कई बीमारियां होती हैं, और इस पर प्रतिबंध लगाने की बात चल रही है। नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट है हमारा 19 जुलाई 2020। हम आप सब जानते हैं यूएई लॉन्च मंगल मिशन। यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपना मार्स मिशन लॉन्च किया था, और 23 जुलाई को चाइना ने लॉन्च किया, जिसका नाम था तिएनएन, जिसका मतलब होता है गुड मैसेज, गुड संवाद करना, ये चीज़ है। और याद रखिएगा यूएसए ने भी अपना 30 जुलाई को मार्स मिशन छोड़ा। अब आइए एचडीएफसी, जो 1994 में स्टैब्लिश्ड हुआ, जिसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कम मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी हैं, वो रिटायर हो रहे हैं। तो रिटायर होने से पहले उनका कुछ शेयर है इस बैंक में, उस शेयर का कुछ पार्ट इन्होंने बेचा है, और लगभग इससे अच्छा खासा 9 अरब रुपए कमाए हैं, 9 अरब। और कुछ शेयर 1% के आसपास अभी बचा हुआ,
ठीक है। दीपक पारेख इसी एचडीएफसी के फाउंडर हैं और ध्यान में रखें वो चेयरमैन है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक भारत में प्राइवेट बैंक में लार्जेस्ट बैंक है। मैक्सिमम ब्रांच भी अब आईसीआईसीआई से आगे बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ चुका है और सबसे ज्यादा लोन भी यही दे रखा है एचडीएफसी। और अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिक्स करके रैंकिंग बनाए तो आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी इज लार्जेस्ट बैंक। बट जिस तरह से अब ऐसे 12 बैंकों का आपस में मर्जिंग करके 5 बैंक बनाए गए हैं तो अब पीएनबी सेकंड लार्जेस्ट हो गया, नो डाउट। अब आइए डेट फंड क्या होता है। एक स्कीम है म्यूचुअल फंड का, इससे ज्यादा कुछ मत समझिए। 27 जुलाई 2015 डेथ ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम एट शिलोंग ड्यूरिंग ए स्पीच, यानी 27 जुलाई 2015 को हमारे बीच नहीं रहे हमारे अब्दुल पाकिर जैनुल अबेदीन अब्दुल कलाम, नहीं, भारत रत्न, भारत के राष्ट्रपति, डीआरडीओ के चेयरमैन, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड गुड म्यूजिक लवर फ्रॉम रामेश्वरम तमिलनाडु। क्यों? और 1931 में 15 अक्टूबर को मस्जिद वाली गली रामेश्वरम द्वीप पर इनका जन्म हुआ था और जैसे कहा 27 जुलाई 2015 में डेथ कर गए। 85 ईयर्स जी गए। उनको विद्यार्थियों से बहुत लगाव था। इसको ध्यान में रखते हुए 15 अक्टूबर को वी सेलिब्रेट नेशनल स्टूडेंट्स डे और फ्रांस खुशी से मनाता है साइंस डे। जब वो विजिट किए थे तो साइंस डे मनाता है। तो दिस इज द रियलिटी। तो ये याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम के संदर्भ में। अब है 27 जुलाई 2015 का संदर्भ हो गया। अगला है पेशेंट जीरो। ये क्या होता है? कोई भी महामारी बीमारी होती है उसमें जो पहला पेशेंट होता है उसको पेशेंट जीरो काउंट किया जाता है। उसके बाद 1 2 3 शुरू होता है। तो जीरो भी अंक है जो सबसे शून्य को दिखाता है। तो जीरो इज नंबर, फर्स्ट नंबर जीरो है। 0 1 2 3 ऐसे होता है। तो ये ध्यान में रखना है। और यही जीरो जब जिस पर लगते जाएगा उसकी स्थिति को आगे बढ़ा दे। खुद में कुछ भी नहीं है लेकिन जिसके आगे लग जाए उसका एक नाम देता है, बिल्कुल उपसर्ग और प्रत्यय की तरह। तो याद रखिएगा। तो ऐसे ही कोविड-19 का जो पेशेंट जीरो है उसके संदर्भ में ये बात आई थी। अब आइए 28 जुलाई की बात करें। अब हमारे पास क्या है बेटा? 28 जुलाई। 27 जुलाई हो गया, 28 जुलाई। एज वी नो दैट 28 जुलाई के संदर्भ में कि 28 जुलाई 2014 को से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई और ऑस्ट्रिया ने अपने ही एक डिस्टर्ब प्रोविंस सर्बिया पे हमला किया था। इट इज कंसीडर्ड द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 28 जुलाई 1940। फिर आइए जो कोविड-19 की शुरुआत हुई और हम फॉरेन से वेंटिलेटर्स मंगाने लगे, फिर अपने दम पर वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किए और देखते देखते हमारी बहुत सारी कार कंपनियां, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाली कंपनियां और अदर कंपनियां इंस्ट्रूमेंट्स बनाने लगी और धीरे 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 इंस्ट्रूमेंट्स बनाई और जिसमें खासकर जो है कोई मास्क बना रहा है, कोई वेंटिलेटर्स बना रहा है। तो वेंटिलेटर्स अब इतने बन चुके कि वो सरप्लस है। दूसरा, इसका एक्सपोर्ट का कुछ सरकार रूल नहीं बना पाई है तो पड़ा हुआ है और एक व्यापारी को माल बिकना चाहिए, प्रॉफिट आएगा तो वह काम आगे करेगा। तो इस वजह से एक डेडलॉक की स्थिति आ गई है और इसलिए वेंटिलेटर्स का निर्माण भारत में बंद कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेन प्रोहिबिटेड चाइनाज 47 क्लोन्ड मोबाइल ऐप। बिल्कुल सही। चाइना के 59 मोबाइल ऐप को हम लोगों ने प्रोहिबिट किया। उसके 20 दिन या 15 दिन के बाद फिर से 47 क्लोन ऐप, जो हर चीज को क्लोन बना के भेज देता है, उसको भी हम लोगों ने बंद कर दिया। 28 जुलाई 1717 किंग ऑफ द पर्शिया। कोई मतलब नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टीचर्स हैं वो गौर से सुनिए। 28 जुलाई 1717 किंग ऑफ पर्शिया जर्मनीज स्टेट फ्रेडरिक वेलहेम, ठीक है, प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रंस ऑफ द स्टेट्स, दोज आर 5 to 12 years। कहने का मतलब है दुनिया में पहला राज्य या देश
जिसने प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क और अनिवार्य किया, वह जर्मनी का पर्शिया नाम का स्टेट था। उस जमाने में 18वीं सदी में जर्मनी 200 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। उसमें सबसे बड़ा राज्य पर्शिया था। पर्शिया का जो राजा था फेडरिक विल्हेम था। फेडरिक विल्हेम ने अपने राज्य के 5 से 12 वर्ष के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड किया, फ्री एंड कंपल्सरी। उसी पर्शिया में आगे चलकर एक चांसलर बनेगा, पीएम, इसका नाम होगा बिस्मार्क। ठीक है। अब प्रोफेशनल टैक्स जो होता है, स्टेट को, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, लोकल गवर्नमेंट को लगाने का हक होता है। प्रोफेशनल टैक्स प्रोफेशन पे लगता है। अभी दिल्ली के साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने प्रोफेशनल टैक्स का एक डाटा तैयार किया कि कितना लगेगा। अभी ये कानून पास नहीं हुआ है, पर वो लगाने की सोच रहे हैं। ये चीज ये ध्यान में रखिए। वैसे हैदराबाद, अहमदाबाद, कुछ लोकल बॉडीज इसे लगाते हैं वहां के लोग। अब आइए, 27 जुलाई 1989 को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना हुई थी, और दैट इज कॉल्ड द सीआरपीएफ फाउंडेशन डे। सो दिस ईयर वी आल्सो सेलिब्रेटेड एंड इट्स कंप्लीटेड 82 इयर्स। तो लगभग 82 साल हो गए इसके, समझ गए होंगे, सीआरपीएफ के फाउंडेशन। World record 50 hours 50 minutes 50 seconds continuously singing by Kazel hanging of the Norway known Elvis Presley of Norway। बेटा नॉर्वे के एक सिंगर हैं जिनका नाम है कजल हनिंग्स, जिसने 50 घंटे 50 मिनट 50 सेकंड लगातार सिंगिंग करके एक पहले का जो रिकॉर्ड था 36-37 घंटे का, उसको तोड़ दिया, और इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ठीक है। इन्हें नॉर्वे का एल्विस प्रिस्ले कहा जाता है। एल्विस प्रिस्ले बहुत बड़ा सिंगर था, तो कहा जाता है। एंड इस बीच उन्होंने शहद और नींबू का इस्तेमाल किया गले को साफ रखने। स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 सॉफ्टवेयर हेल्ड ड्यूरिंग 1 to 2 अगस्त बाय AICT, ऑल इंडिया, ठीक है, काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, HRD मिनिस्ट्री, इनॉग्रेटेड बाय HRD मिनिस्टर्स रमेश पोखरियाल निशंक, ऑनलाइन। बेटा 4 वर्षों से या 3 वर्षों से भारत सरकार हैकाथॉन कर रही है। हैकाथॉन का मतलब है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम ब्रिलियंट माइंड आए और किसी चीज को रिसर्च करे, ढूंढे, बेहतर प्रोग्रामिंग करे, कोई नई चीजें। एक तरह से कंपटीशन है, रिसर्च कंपटीशन है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है। तो हैकाथॉन ये कई चीज़ों पर आया, कंप्यूटर पे वगैरह पे आया। अभी जो है हमने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का एक हैकाथॉन कंपटीशन किया, जो 1 और 2 अगस्त को चला, 2 दिवसीय, जिसमें लगभग 40,000 ब्रिलियंट्स माइंड पार्टिसिपेट किए। और इसे ऑर्गेनाइज किया था कौन, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज करने वाला जो था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, प्लस ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और 2 दिन बाद इसका अवार्ड भी होगा, वो भी बताएंगे। अब आइए, रामलला का नानी गांव चांदीपुर गांव छत्तीसगढ़ में है। चांदीपुर गांव रामलला का नानी। अब रामलला का नानी गांव मतलब क्या हुआ, कौशल्या जो थी राम की, राम भगवान राम की माँ, तो कौशल्या जो थी कौशल प्रदेश की थी, महाकौशल, और कौशल प्रदेश की थी, तो लेकिन कौशल प्रदेश में कहाँ थी, तो उस गांव का नाम माना जाता है चांदीपुर गांव, छत्तीसगढ़। चलिए, आज भी छत्तीसगढ़ को महाकौशल प्रदेश कहा जाता है। अब आइए, 28 जुलाई 1979 चौधरी चरण सिंह बिकम 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कोई इश्यू नहीं है, पर इससे याद रखता है कि चौधरी चरण सिंह वह प्रधानमंत्री हुए जो, ठीक है, बट नॉट, क्या कहते हैं, लोकसभा का मुंह कभी नहीं देखे, एज ए पीएम, ये चीज है। अब आइए, गोल्ड प्राइस 51,883 पर गया, और चांदी का प्राइस 64,000 पर गया। अभी प्राइस बढ़ेगा, हम आपको 10 अगस्त तक प्राइस बढ़ाएंगे, उसके बाद घटा देंगे। हॉल, ठीक है, हॉल मार्किंग गोइंग टू बी कंपलसरी सिंस 1 जून 2021। पहले 15 जनवरी 21 था। कहने का मतलब यह है, सोने के हीरे सबके गहने में हॉलमार्क का सिस्टम आया है। जो मैन्युफैक्चरर है, जब कोई गहना बनाता है तो हॉल मार्किंग करेगा।
और हॉल मार्किंग करना अनिवार्य कर दिया गया था। क्या? तो जनवरी से, 15 जनवरी 2021 से। पर कोरोना को देखते हुए कह दिया गया कि कोई बात नहीं, अब आप इसे 1 जून 2021 से कंपलसरी करेंगे, हर गहने पर हॉल मार्किंग होगी। और 24 कैरेट की शुद्धता होती है। हॉल मार्किंग में 1000 यूनिट होता है, तो 1000 यूनिट हो गया तो इसका मतलब है 1000 यूनिट ऑफ हॉल मार्क। तो इसमें गहने जो बनेंगे 14 कैरेट का, 18 कैरेट का, 22 कैरेट का, और कोई कैरेट का गहना नहीं बनेगा। 14 जो गरीब लोग लेना चाहे ले ले, 18 और 22। 24 का बनता नहीं है क्योंकि वो टूट जाएगा, मतलब लूज हो जाता है, तांबा मिलाया जाता है हार्डन के लिए। तो 28 जुलाई 1983 फर्स्ट कमर्शियल, ठीक है ना, सैटेलाइट टेलस्टार 3A लॉन्च्ड बाय नासा। पूरी दुनिया में जो आज हम क्रिकेट, फुटबॉल ये सब देखते हैं घर बैठे टीवी पर, उसके पीछे टेल्स स्टार नाम का सैटेलाइट छोड़ा गया था, जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता था। पहला कमर्शियल कह लीजिए, प्राइवेट कह लीजिए, ये था। तो 28 जुलाई 1983 को इन राफेल फॉलोइंग मिसाइल्स विल बी इक्विप्ड। स्कैल्प नाम का एक मिसाइल हम राफेल में डाले हैं, जो एयर टू सरफेस मार करता है, 300 किलोमीटर का रेंज है। मेटियोर नाम का मिसाइल भी राफेल में लगाया गया है, जो एयर टू एयर और एयर टू सरफेस भी मार करता है, और इसका रेंज 150 किलोमीटर है। और मीका नाम का एक मिसाइल डालें जो 110 किलोमीटर का रेंज का है, और हैमर्स नाम से भी जो है मिसाइल है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपने देखा स्कल्प, दूसरा मेटियोर्स, तीसरा मीका, चौथा हैमर्स। 400 किलोमीटर तक रेंज मार करता है हैमर्स। हैमर्स सबसे ज्यादा मार करता है। अब आइए, एयर टू सरफेस है। F-16 जो यूएसए का है, उसमें अमराम नाम का मिसाइल लगा है और 100 किलोमीटर का उसका रेंज है। J-20 जो चाइना का फाइटर प्लेन है, वो PL-15 मिसाइल और PL-21 मिसाइल से लॉन्च है, जो 100 किलोमीटर और 300 किलोमीटर मार करता है। और F, ये तो हो गया। राफेल एक साथ एट ए टाइम 36 टारगेट ले सकता है, 36 मिसाइल जा सकता है, 36 टारगेट ले सकता है। F-16 20 टारगेट और J-20 24 टारगेट्स ले सकता है। टारगेट रेंज राफेल का जो है कहां तक जाके मार कर सकता है, तो 3700 किलोमीटर तक जाके मार करके लौट आएगा। क्योंकि 3500 जाने में, 3500 आने में, एक बार ईंधन भरने के बाद वो 7-7.5 किलोमीटर आराम से उड़ सकता है बिना नेक्स्ट टाइम तेल लिए। स्पीड देखे राफेल का तो 2450 किलोमीटर पर आवर का है, जबकि F-16 जो अमेरिका का है 2414 और J-20 का 2000 किलोमीटर है। वारहेड कैपेसिटी देखिए कि कितना वो बॉम्ब लेके जा सकते हैं, कितने वजन का। तो हमारा जो F-16 है वो 26 टन है, और F-16 जो है 12.5 टन है, और J-20 है 20 टन। तो ये 26 टन बहुत ज्यादा है। टेकिंग हाइट अप टू राफेल, तो देखिएगा 18 किलोमीटर तक है और 60,000 फीट, यानी वो हाइट कितना, सरफेस से 60,000 फीट पर जाके काम कर सकता है, यानी इन द सेंस ऑफ दैट 18 किलोमीटर ऊपर जा सकता है, और लगभग इतना ही हाइट सबका है। अब आइए, रडार का रेंज देखें तो 100 किलोमीटर के दायरे में जब जाएगा तो रडार में आएगा, नहीं तो 100 किलोमीटर दूर रहने पर ही रडार से। इसका रडार जो है, मतलब राफेल का जो रडार है, राफेल में जो रडार लगा है, प्लेन में जो रडार लगा है, वो आगे 100 किलोमीटर के 360 डिग्री में कोई भी आएगा इसके रडार पर आ जाएगा और मार गिरा देगा। 100 किलोमीटर पहले ही मार गिरा देगा, ये मतलब राफेल का रेंज 100 किलोमीटर है। ऐसे ही F-16 का 84 है। और याद रखिएगा फ्यूल कैपेसिटी, एक बार फ्यूल डाल दे तो 10 घंटे तक राफेल उड़ता रहेगा और 7000 किलोमीटर उड़ता रहेगा। अब आइए, अब है आपका राफेल में ईंधन भरने का, जो है राफेल टू राफेल भी भर लेगा, और कोई भी प्लेन राफेल में ईंधन भर सकता है उड़ते हुए, तो ये गुण है, बाकी में नहीं है। अब है राफेल में जो एक मशीन गन लगा हुआ है, जो 2500 फायर विद इन मिनट, 1 मिनट में 2500 गोलियां दाग सकता है। ठीक है। थिया, ठीक है, थिया अब नेक्स्ट है। थिया एक रोबोटिक है, ध्यान दीजिएगा। थिया एक रोबोटिक डेवलप्ड बाय इंग्लैंड, जो वार्निंग एंड, ठीक है, डायरेक्शनल्स गाइड है। तो एक कुत्ता है, रोबोटिक है, थिया उसका नाम दिया, लंदन ने इसे अडॉप्ट किया है, मतलब डेवलप किया है, और ये किसी को भी गाइड दे सकता है, जैसे कुत्ते के सहारे से कोई बुजुर्ग कहीं जा सकते हैं, वो सब है उसमें।
डिजीज एक्सोडर्मा पिगमेंटिज्म एक डिजीज है जो जेनेटिक डिसऑर्डर से होता है और अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ऐसी फातिमा गाजा उई है जो मोरक्को की है, और जैसी वो धूप में आती है उसका पूरा बॉडी का पिगमेंट चेंज हो जाता है, कलर। तो ये बीमारी से ग्रसित है जो रेयर डिजीज होता है। कुल मिलाकर के हमने 28 पूरे कर लिए। अब हम लोग 29 जुलाई 30 जुलाई आगे पढ़ेंगे, तो 29 और 30 जुलाई की बात करेंगे। ठीक है, फिर 30-31 पे चलेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही पे रखते हैं, टाइम हो चुका है। थैंक यू।